प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप श्रृंखला के अंतर्गत हम कक्षा 9वीं की गणित विषय के विभिन्न पाठों का अध्ययन करते आए हैं। पिछले सत्र में हमने कार्तीय ज्यामिति या जिसको निर्देशांक ज्यामिति या अंग्रेजी भाषा में जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं उसका प्रारंभ किया था। हमने देखा था कि एक तल पर हमको अगर किसी बिंदु की अवस्थिति को निर्धारित करना है तो हमको क्या क्या करना है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या पूर्वापेक्षाएं हैं। यानी हमको तल पर बिंदु को निर्धारित करने के लिए आखिर में हम इस बिंदु पर सहमत हुए थे कि दो परस्पर ऊर्ध्वाधर रेखाओं की सहायता से हम एक तल पर कितने भी बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। और उसके लिए हमने कहा था कि वो जो तल की दो रेखाएं होती हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा हम खींचते हैं उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा जो खींची जाती है उसको हम वाई अक्ष कहते हैं, और जो क्षैतिज रेखा हम खींचते हैं हम उसको एक्स अक्ष कहते हैं। तो अब जो बिंदु हमने लास्ट सेशन में आपसे डिस्कस किए थे उनको एक बार उनका क्विक रिकैप कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि वो आपकी स्मृति में ठीक से हो और फिर हम अगली प्रश्नावली पे जाएंगे। हाँ, याद कीजिए एक्सरसाइज 3.1 मैंने आपको होमवर्क के रूप में दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने अवश्य की होगी। बहुत ही सरल थी। अगर आपने यहाँ पर पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु को ध्यान से सुना है तो आप चंद मिनटों में ही उस प्रश्नावली को हल करने में सक्षम हुए होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए बोर्ड पे मैं आपके सामने निर्देशांक अक्षों को प्लॉट करके दिखा रहा हूं। देखिए इस क्षैतिज रेखा को हम क्या कह दिया करते हैं, एक्स अक्ष, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कह दिया करते हैं वाई अक्ष। हमने ये भी बताया था कि ये जो चार हिस्सों में ये तल का हिस्सा है, तल तो अपरिमित होता है। ये अगर आप ऐसी कल्पना करो कि ये यहां से अनंत तक अग्रसर है, ये यहां से अनंत तक, ये ऐसे बिंदुओं का संसार है, समुच्चय है कि जो सभी दिशाओं में अनंत तक अग्रसर है। तो जिस पर ये पड़ेगा, अब इसकी अवधारणा आप क्लास 12th में जब फिर से हम 3D पढ़ेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति पढ़ेंगे तो वहां और स्पष्ट होगी। पर फिलहाल आप जानते हैं कि ये जो तल है हमारे पास, चाहे वो कागज का तल है चाहे आपका फर्श है, वो भी उन्हीं अपरिमित तलों का हिस्सा है। तो एक तरह से हम इसको तल मान सकते हैं। तो इन दो रेखाओं ने क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रेखाओं ने इस तल को मोटे मोटे कितने भागों में विभाजित करा है, 4 भागों में। इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको हम तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये भी सब आप जानते हैं। हमने ये भी कहा था आपसे कि जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको मूल बिंदु, जिसको कि ओ से दिखाते हैं, और जब हम संख्या रेखा के आधार पर इनका निरूपण करेंगे, इनमें बिंदुओं का निरूपण करेंगे, तो ये बिंदु शून्य को निर्धारित करता है। तो बराबर दूरी पर आपको क्या करना है, आपने ग्राफ शीट देखी है, कक्षा 8 में भी आपने कुछ उसका प्रयोग किया था। आपने ग्राफ शीट देखी है, बराबर दूरी पर इस पर पूर्णांकों का निरूपण कर लेना है। तो पूर्णांकों का निरूपण करने की क्यों आवश्यकता हुई? केवल प्राकृत संख्याओं से या पूर्ण संख्याओं से क्यों नहीं काम चला? अगर हम केवल प्राकृत संख्याओं को लेंगे तो उसकी सहायता से हम तल के इस खंड में अवस्थित बिंदु को ही दर्शा सकते हैं। अगर कोई बिंदु यहां पर अवस्थित है तो इस अक्ष से उसकी मतलब कैसे उसमें विभेदन करेंगे? अगर समान ऊंचाई पर कोई बिंदु यहां पर स्थित है और उतनी इस रेखा से उतने ही इधर इस सिरे की तरफ इस रेखा से दूर है और उतनी ऊंचाई पर है, तो दोनों में विभेदन कैसे करेंगे? ठीक उसी प्रकार किसी बिंदु की अवस्थिति यहां हो और उसका दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज यहां हो, तो उनमें किस तरह से विभेदन करेंगे? तो इसीलिए हमको इनमें कन्वेंशन लेना पड़ता है। यानी यहां पर हम अगर धनात्मक पूर्णांकों को प्लॉट करते हैं तो इधर हम ऋणात्मक पूर्णांकों को प्लॉट करते हैं, या यूं कहूं कि इधर की दूरियां अगर हम धनात्मक लेते हैं तो इधर की दूरियों को हमें ऋणात्मक लेना होता है। उसी तर्ज पर अगर हम इधर की दूरियों को धनात्मक ले लेते हैं तो इधर की दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। कैसे आप याद करेंगे? जिधर x लिखा गया है उधर आपने धनात्मक पूर्णांक प्लॉट करने हैं, जिधर x डैश लिखा गया है उधर आपने ऋणात्मक पूर्णांक प्लॉट करने हैं बराबर दूरी पर। जिधर y लिखा गया है मतलब इस पे डैश नहीं है, मतलब इधर धनात्मक, जिधर डैश लगा है उधर ऋणात्मक। तो कुछ पूर्णांकों को हम अंकित कर देते हैं, मसलन 1, 2, 3, 4, इसी तरह से ये अनंत तक जाएंगे। इसी तरह से -1, -2, -3, -4, और ठीक इसी प्रकार -1, -2, -3, यहाँ 1, यहाँ 2,
यहाँ 3, यहाँ 4। ये मैंने बहुत ज्यादा मानकों का इस्तेमाल नहीं किया, आप जान रहे हैं कि ये इसमें मैंने कोई स्केल नहीं रखी है। लेकिन जब आप ये काम आप ग्राफ शीट पर करते हैं या आप अपनी कॉपी के ऊपर इसको प्लॉट कर रहे होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये दूरी 1 इकाई हो। 1 इकाई का मतलब आपके पास शीट बड़ी है तो आप 5 सेंटीमीटर की 1 इकाई ले सकते हैं, आपके पास शीट छोटी है तो आप 1 सेंटीमीटर की 1 इकाई ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो ग्राफ शीट आपकी होती है उसमें प्रत्येक 2 खानों के बीच जो गहरी रेखाएं होती हैं वो 1-1 सेंटीमीटर पे होती हैं। ये यूं कहूं कि 1-1 वर्ग सेंटीमीटर के डब्बे बने रहते हो, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो उसमें बड़ी सरलता से आप ये काम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब जैसे मान लीजिए मुझे यहां पर किसी बिंदु की अवस्थिति निर्धारित करनी है यहां पर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु से सामने वाली रेखा पर हम लंब डाल देंगे। ये देखिए परपेंडिकुलर डाल दिया, और इस बिंदु से इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी हम लंब डाल देंगे। ये देखिए, तो हम क्या कहेंगे, इस बिंदु का नाम अगर मैं P रख दूं तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाएंगे, ये क्षैतिज दूरी कितनी हो गई इसकी, मतलब O बिंदु से इस लंब के जो पाद है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये दूरी कितनी हो गई, 4 इकाई। और ये दूरी बराबर ये दूरी, क्योंकि एक आयत बना है तो ये दूरी कितनी हो गई, 3। तो इस तरह से P बिंदु के निर्देशांक हमने निर्धारित किए 4, 3। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अब इस तरह से मैं ये बात कह सकता हूं कि इस वाले हिस्से में पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु दर्शाए जाएंगे उसके दोनों निर्देशांक धनात्मक होंगे, अर्थात उसका भुज इसको भुज कहते हैं और इसको कोटि कहते हैं। एक्स निर्देशांक भुज और एब्सिसा, यानी एक्स निर्देशांक के लिए क्या नाम हुआ, एब्सिसा, और वाई निर्देशांक के लिए क्या नाम हुआ, ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट यानी उसका भुज और कोटि, हिंदी में भुज और कोटि, अंग्रेजी में एब्सिसा और ऑर्डिनेट, दोनों ही धनात्मक होंगे। यानी पहले सेगमेंट में हमारे दोनों के दोनों जो बिंदु होगा उसके दोनों के दोनों निर्देशांक धनात्मक दिखाए जाएंगे। अब आप थोड़ा विचार कीजिए कि इस हिस्से में अगर कोई बिंदु इसी तरह से हो तो उसमें विभेदन करने के लिए एक को तो कम से कम अलग बनाना पड़ेगा ना। तो इसी अब ये काम आ गया हमारा, क्योंकि इधर हमने पूर्णांक संख्याओं को किस तरह से दर्शाया है, ऋणात्मक। तो यहां पर अगर उतनी ऊंचाई पर और मूल बिंदु से ये दाईं साइड तो ये बाईं साइड, मूल बिंदु से बाईं साइड इतनी ऊंचाई पर अगर कोई बिंदु अवस्थित हो तो इसके निर्देशांक P डैश हम इसको कह सकते हैं। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ऋण 4 इधर, और यहां से ऊपर कितना गया, 3। तो P डैश बिंदु के निर्देशांक हो गए -4,3। तो ये देखिए क्यों हमको इनकी आवश्यकता पड़ी, थोड़ा आप इस पर भी विचार कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने मुझे ध्यान से सुना है तो आप इस बात को समझ गए होंगे। तो पहले चतुर्थांश में प्रत्येक बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो धनात्मक होगा। दूसरे चतुर्थांश में निर्देशांक कैसे होगा, देखो एक्स डैश की तरफ जा रहे हैं यानी ऋण, और वाई की तरफ जा रहे हैं यानी धन, ऋण धन टाइप के निर्देशांक होंगे। यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव और जो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। इसी तरह से जो तीसरा चतुर्थांश है स्वाभाविक है, देखिए एक्स डैश यानी ऋणात्मक, वाई डैश यानी ऋणात्मक, यानी जो निर्देशांक होंगे उसका एक्स निर्देशांक भी ऋणात्मक और वाई निर्देशांक भी ऋणात्मक। ठीक उसी तर्ज पर चौथे चतुर्थांश में अब आप खुद बता सकते हैं, एक्स की तरफ जा रहे हैं यानी धनात्मक और वाई डैश की तरफ जा रहे हैं ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। ये भी आपने याद रखना है कि पहले चतुर्थांश में किस तरह के निर्देशांक होंगे, दूसरे में किस तरह के होंगे, तीसरे में किस तरह के होंगे और चौथे में किस तरह के होंगे। अब प्यारे बच्चों, ये बातें हमने कुछ लास्ट सेशन में भी डिस्कस की थी। एक्सरसाइज 3.1 आपने किया होगा, कुछ आप उससे भी समझे होंगे। और आज एक अच्छी सी एक्सरसाइज है इसमें, जिसको कि हम एक्सरसाइज 3.2 आपकी टेक्स्ट बुक की है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप एंजॉय करेंगे। आप जब तक मैथ्स में आनंद के साथ अभ्यास नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कैसे समझें। तो आपको अभ्यास भी करना है और बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ करना है। तो देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 है। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है इसका, पहला खंड, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। अभी बताया मैंने आपको। जो क्षैतिज रेखा है प्यारे बच्चों वो क्या कहलाती है, ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या कहते आए हैं,
एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन है, उसको क्या कहते आए हैं? वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के नाम से हम इनको जानते हैं, यानी एब्सिसा की लाइन और ऑर्डिनेट की लाइन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो एक जो अपरिमित तल था, जिसका आपने परिमित हिस्सा, तल कैसा है? अपरिमित। लेकिन जो आपके सम्मुख है वो क्या है? उसका साइज निश्चित है। आपकी कॉपी का पेज है, आपकी किताब का पेज है, मेरे पास इस व्हाइट बोर्ड का पेज है, ये भी तो पेज है, पृष्ठ है इसका, या आपके स्क्रीन का पेज जिसपे आप इसको देख रहे हैं, वो सारे द्विविमीय तल हैं, तल है, तलखंड है। उस तल में हमने जब दो रेखाएं खींच ली, दो निर्देशांक अक्षों को प्लॉट कर लिया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो तल कितने भागों में बढ़ गया? 4 भागों में। उनके नाम रखने, पहला भाग प्रथम चतुर्थांश, दूसरा भाग द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा भाग तृतीय चतुर्थांश और चौथा भाग चतुर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस दिशा में, इस एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आपको चलना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब एक प्रश्न और है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब आपको बताया मैंने कि जहां पर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं, कट कर रहे हैं, वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आप जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको और महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में बताऊंगा, जो थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचने पर विवश करेंगी। प्यारे बच्चों, जरा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई बिंदु मान लीजिए क्यू पॉइंट है, उसका नामकरण हमने क्यू कर लिया, और इसके निर्देशांक कुछ भी हैं, सपोज करो a, b है। a कोई पूर्णांक संख्या है, या a कोई वास्तविक संख्या है, b कोई वास्तविक संख्या। ये पूर्णांक ही हो आवश्यक नहीं है, ये वास्तविक होंगे, क्योंकि इन दो बिंदुओं के बीच में भी हमारे पास असंख्य बिंदु है, तो कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, आप बखूबी जानते हैं। तो मेरा मतलब a और b कोई संख्याएं हैं, वो वास्तविक संख्याएं हैं, वो पूर्णांक भी हो सकती हैं, या भाई प्रथम चतुर्थांश में है तो धनात्मक पूर्णांक ही होंगी। अगर पूर्णांक की बात करता हूं, वास्तविक की बात करता हूं, तो दोनों वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याएं होंगी। तो a और b अगर धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो a कौन सी दूरी है प्यारे बच्चों? आप जानते हैं कि हमने इस बिंदु के निर्देशांकों को किस प्रकार निर्धारित करा है? इस बिंदु से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा पर परस्पर लंब डाले हैं, उन लंबों की दूरियों को मापा है, और वही निर्देशांक है। अब आप देखिए, मैं यहां पर से, ये हमारे पास कौन सा है? एक्स अक्ष, और ये कौन सा अक्ष है प्यारे बच्चों? वाई अक्ष। यहां पर से इस क्यू बिंदु से, पॉइंट है, इस क्यू बिंदु से सामने वाली रेखा पर लंब डालता हूं, तो और इस क्यू बिंदु से सामने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पर लंब डालता हूं, तो ये भी लंब, ये भी लंब, ये तो पहले ही 90 डिग्री का था, तो ये निश्चित रूप से एक आयत बन गया। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत के गुण आप जानते हैं, सारे कोण, आंतरिक कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, ये आपने 8वीं में भी सीखा है। तो जब ये आयत बन गया, तो ये दूरी बराबर ये दूरी, ये दूरी बराबर ये दूरी। पर प्रश्न ये है कि एक्स निर्देशांक की परिभाषा किस प्रकार की जाएगी और वाई निर्देशांक की परिभाषा किस प्रकार की जाएगी? देखिए, क्यू बिंदु से, अब ये वाला क्या है प्यारे बच्चों? ये वाली दूरी हमारी b के बराबर है, और ये वाली दूरी a के बराबर है। अब आप देखो, बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई x निर्देशांक के बराबर। बिंदु से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर है? x निर्देशांक के बराबर। और बिंदु से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर है? y निर्देशांक के बराबर है, यानी उल्टा है। x निर्देशांक क्या है? y पर डाले गए लंब की लंबाई, और y निर्देशांक क्या है? x पर डाले गए लंब की लंबाई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आप समझे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, अब क्या हो अगर कोई बिंदु यहां पर स्थित है, मान लीजिए ये r पॉइंट है, इसका नामकरण हमने r कर दिया, तो इस r बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे प्यारे बच्चों? इस बिंदु से, तो ये इस बिंदु से x अक्ष की लंबवत दूरी तो शून्य हुई ना, x अक्ष की लंबवत दूरी शून्य हुई, अर्थात अगर यहां पर हम इसको b से निर्धारित कर रहे थे, तो ये क्या हो गया? 0 आ गया। और इस बिंदु से
वाई अक्ष की लंबवत दूरी ये हुई कि नहीं हुई? देखो मैंने इसको ओवरराइट कर दिया, अब आप देख पा रहे हैं इसको। तो ये किसके बराबर हो गया? मान लीजिए ये स्मॉल एक्स है, तो स्मॉल एक्स कोमा 0, ये क्या हो गया? स्मॉल एक्स कोमा 0। यानी एक्स पर जो भी बिंदु होगा एक्स कोमा 0 प्रकार का होगा। एक्स डैश की साइड जो बिंदु होगा कन्वेंशन के रूप में वो माइनस एक्स कोमा 0 प्रकार का होगा, क्योंकि इधर की दूरियों को आप ऋणात्मक लेंगे। इसी प्रकार अब बात आती है, मान लीजिए ये एस पॉइंट है, अब एस बिंदु के निर्देशांक आपको बताने, तो एस बिंदु के निर्देशांक इसकी, अब इसके निर्देशांक क्या होंगे? इससे यहां की जो एक्स अक्ष की जो लंबवत दूरी है वो इसका क्या होगा? वाई निर्देशांक होगा। मान लीजिए यहां से यहां तक की ये जो दूरी आई प्यारे बच्चों, ये वाई के बराबर आई, स्मॉल वाई के बराबर। और लेकिन इस बिंदु से इसी अक्ष की लंबवत दूरी वो तो उसी अक्ष के ऊपर स्थित है, तो 0 आया नहीं आया? 0 आया। तो वो क्या हो गया? 0 कोमा वाई। तो वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु अवस्थित होगा तो उसके निर्देशांक किस प्रकार के होंगे? 0 कोमा वाई प्रकार के। यानी ऊपर के बिंदु 0 कोमा वाई प्रकार के, और कन्वेंशन के हिसाब से चिन्हों को लेने के नियम के अनुसार नीचे वाले जो बिंदु होंगे 0 कोमा माइनस वाई प्रकार के होंगे। अब आप जान गए कि एक्स पर अवस्थित बिंदु अगर चिन्हों का कन्वेंशन छोड़ दे, चिन्हों का कन्वेंशन दिमाग में गौण कर दे, एक्स के साथ चिन्ह को सम्मिलित कर दे, तो एक्स अक्ष पर अवस्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स कोमा 0 प्रकार के होंगे। ठीक इसी प्रकार वाई अक्ष पर अवस्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0 कोमा वाई प्रकार के होंगे। अब प्रश्न उठता है कि फिर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इस ओ के निर्देशांक क्या होंगे? तो ये ओ तो स्वयं ऐसी स्थिति पर है कि इस बिंदु से दोनों अक्षों की लंबवत दूरियां क्या हैं? 0 कोमा 0 है। तो चाहे आप इसको संख्या रेखा के आधार पर समझो, चाहे एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक की परिभाषा के आधार पर समझो, हम कह सकते हैं कि जो मूल बिंदु है, जो ओरिजिन है, उसके निर्देशांक सदैव 0 0 प्रकार के होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इन पेचीदा बातों को भी आप सीख गए। आपके स्तर पे ये पेचीदा हैं, इसलिए इनमें थोड़ा सा आपको गौर करना है और आगे चलकर इनमें गलतियां भी नहीं करनी है। जो दूसरा प्रश्न है कहीं ना कहीं उसमें इस बात का समावेशन है। इसके लिए हम थोड़ा सा स्मार्ट बनते हैं, इसको स्मार्ट टीवी पर फ्लैश करते हैं। तो देखिए क्या है, आकृति 3.14 को देखकर इन बिंदुओं के निर्देशांक बताने, इसके बी के निर्देशांक। तो पहले आकृति 3.14 को आपके सामने रखते हैं और बी बिंदु हम उसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए आकृति 3.14 ये रही भाई आपके स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं इसमें एक्स अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है और मूल बिंदु भी है, सब कुछ आप देख पा रहे हैं। तो आप बी बिंदु को भी देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा बी बिंदु है। आपने देखा ये हमारा बी बिंदु है। तो बी बिंदु के निर्देशांक कैसे निर्धारित करेंगे? अब हम इस पॉइंट से सामने वाली एक्सिस पर देखते हैं कितनी लंबवत दूरी है वाई अक्ष की। देखिए कितनी, यहां से लेकर यहां तक ये लंबवत दूरी है, और एक्स अक्ष की लंबवत दूरी क्या है? यहां से लेकर यहां तक की दूरी आप देख पा रहे होंगे इसको। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी सहायता से, मैं थोड़ा सा आपको और स्पष्ट दिखा दूं, ये माउस देख रहे हैं आप, ये बी पॉइंट से लेकर हमने परपेंडिकुलर डाला है यहां तक। तो देखिए ये लंबाई हमारी किसके बराबर होगी प्यारे बच्चों? एक्स निर्देशांक के बराबर। और ये लंबाई किसके बराबर होगी? आप देखिए ये लंबाई किसके बराबर होगी? वाई निर्देशांक के बराबर। जिधर ये मैं माउस का हेडर दौड़ा रहा हूं देख रहे होंगे आप। तो बी बिंदु के निर्देशांक हम कह सकते हैं 2, ये 2 कौन सा वाला हो गया? वाई निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक क्या हो गया? -5। तो किस तरह से बोले जाते हैं निर्देशांक? हमेशा एक्स वाले को पहले बोलेंगे। तो इसके निर्देशांकों को हम किस तरह से लिखेंगे? आप स्वयं लिख सकते हैं इसके निर्देशांक। इसके निर्देशांक हो गए, ब्रैकेट में डाल के हम इसको लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर -5, 2। ये बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चित्र की सहायता से बड़ी सरलता से इन बिंदुओं को लोकेट कर पाएंगे। जैसे अभी अभी हमने आपसे बात की थी कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए थे? -5, 2। अब प्यारे बच्चों जरा इसके दूसरे खंड की ओर जाते हैं। बड़े सरल खंड है। सी के निर्देशांक क्या है? देखिए सी के निर्देशांक। अब सी देखिए भाई आप, सी कहां पर है प्यारे बच्चों? ये रहा आपका पॉइंट सी। माउस से मैं आपके पॉइंट करके दिखाता हूं, ये रहा आपका
सी, तो सी के निर्देशांक यानी ये दूरी, पहली कौन सी दूरी ली जाएगी, ये वाली लंबवत दूरी, कॉमा दूसरी लंबवत दूरी कौन सी होगी प्यारे बच्चों, ये वाली लंबवत दूरी जिसका फुट ये 5 पे जा रहा है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या कहे जाएंगे, पहले हम बात करेंगे x की, x तो धनात्मक है यहां पे, तो 5, और फिर बात करेंगे हम y की, तो y का कौन सा है, -5। तो सी बिंदु के निर्देशांक आप स्वयं कॉपी पे लिखें 5, -5। अब आगे चलते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी निर्देशांक दिए हैं, बिंदु बताना है, -3, -5। अब देखिए -3 जाइए पहले, -3, और फिर -5 जाइए, -3, -5, यानी ये पॉइंट हो गया, -3, -5। ये ध्यान दीजिए, ई पर रखेंगे हम माउस के पॉइंटर को, यही है ना, ध्यान दीजिए, -3 एंड -5। तो इस ई पॉइंट के जो निर्देशांक हुए वो -3, -5 है, यानी वो पॉइंट हमने पहचान लिया, वो ई पॉइंट है। बड़ा आसान है, देखिए, इंटरेस्टिंग, इट्स लाइक अ गेम। कम ऑन, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4, x पर जाना है 2, y पर जाना है -4, है ना सरल, x पर जाना है 2 और y पर जाना है -4। बड़ा देखिए सरल सा है। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आया, G, द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट आर 2, -4, दैट इज द पॉइंट इज G। बिंदु कौन सा हो गया, G हो गया। अब आगे चलते हैं, D का भुज, भुज का मतलब आपको मैंने बताया था, कोटि किसको बोलते हैं, भुज माने एब्सिसा, और कोटि माने जो उसका x और y, तो भुज का मतलब हमको x बताना है। तो D का x देखिए, D कहां पर है हमारा, D पॉइंट है ये, तो D का x क्या हो गया, 6, तो D ये क्या हो जाएगा, D का भुज हमारा 6 हो गया प्यारे बच्चों, बड़ा सरल है। H का कोटि, H का कोटि, H पॉइंट को लोकेट कीजिए, H का कोटि, कोटि माने y का मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस यानी -3, H का कोटि क्या हो गया, -3। और बिंदु L के निर्देशांक, अब आई बारी बिंदु L के निर्देशांकों की, तो बिंदु L के निर्देशांक थोड़ा ऊपर खिसका लें, तो L के निर्देशांक उसने प्लॉट नहीं किया है, अब ये आपको एक्सरसाइज करनी है। तो L के निर्देशांक तो कितने आसान है, अभी मैं लास्ट टाइम पर आपको बता रहा था, L बिंदु y अक्ष पर निर्धारित है, स्थित है, तो जो y अक्ष पर अवस्थित बिंदु होगा उसका x निर्देशांक तो 0 होगा। तो L के निर्देशांक स्वयं क्या होंगे, 0,5। आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे 0,5। अब बात आती है बिंदु M के निर्देशांक, तो बिंदु M के निर्देशांक, M पहचानिए इस चित्र में कहां पर है, ये है हमारा x अक्ष पर अवस्थित, यानी x डैश की तरफ, और कहां पर है, मूल बिंदु से ऋण 3 दूरी बाएं, इधर बाएं की तरफ है, तो माइनस होगा, तो -3, तो -3 इसका x हो गया, और y क्या हो गया, 0, y क्या हो गया, 0। तो m के निर्देशांक क्या हो गए, -3,0। तो बड़ी सरल सी एक्सरसाइज है ये, क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिल्कुल गेम की तर्ज पर। अब आप देखिए, इसमें बस यही 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको अवश्य अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व करेंगे, और इसके बाद जो कुछ भी है नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले सेशन में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इस एक्सरसाइज को 3.1 और 3.2 को अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व कीजिए, एंड एंजॉय योर सेशन। थैंक यू।